नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हाजिर हूं किस्सा गोई का एक और अंक आपके लिए लेकर। आज बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उन सिंधिया की जिनके परिवार को मेकर ऑफ मॉडर्न ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधिया पर संवाद करने से पहले समझना होगा ग्वालियर चंबल की सियासत को, वहां इनके परिवार की प्रतिष्ठा को, महल के प्रभाव को। शुरुआत इससे करते हैं कि ग्वालियर चंबल की सियासत के बारे में कहा जाता था। इस था शब्द को जरा पकड़ कर रखिएगा। तो कहा जाता था कि चाहे पार्टी बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस हो, इस पूरे इलाके में उसका मुस्तकबिल तय होता था महल से ही। महल यानी सिंधिया परिवार का महल। राजमाता विजयराजे सिंधिया बीजेपी के बारे में तय करती थी और माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बारे में। किसे टिकट देना है, किस पद के लिए देना है, यानी मेयर से लेकर विधायक सांसद तक महल ही तय करता था। और जो तय कर दिया गया, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को वो दम से स्वीकार होता था। इसी कार्यक्रम में हमने एक बार बताया था कि इस जलवे के कारण दोनों ही दलों में जो प्रदेश के नेता थे वे असहज रहते थे। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने के वक्त माधवराव सिंधिया का नाम तकरीबन तय होने वाला था, लेकिन उसे रोक दिया गया क्योंकि विधायकों की संख्या बल में वो कमजोर पड़ गए थे। ये हमने अभी अपने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री भले न बन पाए हों, लेकिन उनका ग्वालियर चंबल में एकाधिकार जरूर रहा है। वे अपराजेय राजनेता थे। अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व को भी उन्होंने चुनाव में हरा दिया था। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बाहरी इलाके में स्थित मोट्टा गांव में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई। भैंसरोली गांव के ऊपर जब विमान था तब बताया जाता है कि उसमें आग लग गई। वे कानपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। यहीं से सियासत में पदार्पण हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सितंबर में माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ और दिसंबर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हो गई। लोकसभा चुनाव में उनको पार्टी ने टिकट दिया और वो जाहिर था कि भारी मतों से जीत कर आते। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को उन्होंने बखूबी संभाल लिया। अब ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस का हर फैसला महल से वैसे ही होने लगा जैसे पहले भी होता आ रहा था। इस इलाके में तकरीबन 34 विधानसभा सीटें आती हैं। 2008 में यहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा कहा जाने लायक प्रदर्शन तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे इस संभाग में 13 सीटें मिली। उसके बाद 2013 में विधानसभा चुनाव में इस संभाग में कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली। फिर आया 2018 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे। सरल शब्दों में यदि इस पद का तर्जुमा करें तो एमपी में पार्टी का चुनाव प्रचार कैसा होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी सिंधिया के पास थी। प्रदेश अध्यक्ष भले ही कमलनाथ थे, लेकिन बीजेपी जानती थी कि चुनाव प्रचार में वो फील या किक, जो आजकल की पीढ़ी इस्तेमाल करती है शब्द, वो बुनियादी फैक्टर जो चुनाव प्रभावित कर सके, वो शिवराज बनाम कमलनाथ से नहीं आएगा। बीजेपी ने एक नारा दिया, आपको याद होगा, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। बीजेपी चाहती थी कि जनता की नजर में अभिजात्य की अकड़ वाले सिंधिया बनाम सहज सरल ग्रामीण सा नेता शिवराज का दांव चलाया जाए। बीजेपी सिंधिया को राजा महाराजा और शिवराज को बेहद आम घरेलू टाइप व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही थी। उस चुनाव प्रचार में दिल्ली से जितने भी बड़े नेता आए, सभी ने सिंधिया को ही निशाने पर रखा। उसकी वजह थी बीजेपी ने मुद्दे हवा में उछाले और उसका असर भांपने की कोशिश की। पहले रखा दिग्विजय के दौर का बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा, मगर जो रिस्पॉन्स पब्लिक का आया उससे बीजेपी को लगा कि बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि दिग्विजय की सरकार को गए हुए सालों हो गए थे और उस मुद्दे पर चुनाव लड़ना यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा उपक्रम था। फिर लगा कि कमलनाथ को दिल्ली के सिख दंगों पर घेरा जाए, लेकिन उससे एक जोखिम यह भी था कि खास कौम से जुड़ा हुआ मसला था और गारंटी ये भी नहीं थी कि इससे पूरा सिख वोटर आ जाएगा बीजेपी के पाले में। आ भी जाता तो निर्णायक कितना होता, कितने सिख वोटर हैं एमपी में। तब बीजेपी ने अमीर बनाम तथाकथित गरीब जैसी लाइन स्थापित करने के लिए चुना, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। उस चुनाव के पहले एक मुद्दा बहुत तेजी से ग्वालियर चंबल इलाके में फैला था। यह मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि सिंधिया जी की कहानी के साथ तादात्म्य बनाने में इससे सहूलियत होगी। तो जो मुद्दा फैला हुआ था ग्वालियर चंबल इलाके में वो था माई के लाल का।
शिवराज ने विंध्य में एक भाषण में आरक्षण पर बोलते हुए कह दिया था कि मैं देखता हूं मेरे रहते हुए कौन माई कलाल रिजर्वेशन वालों का हक मार सकता है। इसकी व्याख्या सवर्णों के समूहों ने देश भर में की। उस इलाके में ज़्यादा हुई, उस यानी ग्वालियर चंबल में सपाक से एक संगठन है, उसने बहुत तूल दिया। ग्वालियर में तो हिंसा की भी नौबत आ गई। कहा जाता है कि बीजेपी का ज़्यादा नुकसान यहाँ पर सक्रिय सपा या बसपा ने नहीं किया, बल्कि इसी आंदोलन ने किया। सिंधिया चूंकि कांग्रेस की टिकट बांट रहे थे, तो जाहिर है कि यदि नतीजों के वक्त यहाँ की 34 में से 26 सीटों पर जीत मिली तो क्रेडिट सिंधिया को ही जाना था। भले हम जो भी जिक्र कर लें सपाक्स, भले हम माई कलाल जिक्र कर लें, क्रेडिट सिंधिया जी के खाते में गया। अव्वल तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लगभग बराबर का पद, उस पर परफॉर्मेंस अच्छा। सिंधिया यदि खुद को विधायक दल के नेता बनने की उम्मीद पालते हुए दिख रहे थे तो गलत भी नहीं कर रहे थे। हक और दावेदारी लायक तो था उनका जलवा। मगर कमलनाथ पार्टी के अंदर ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से लेकर सारे फैसले अपने पक्ष में करवा लिए और सिंधिया को मिली नाम मात्र की भागीदारी। संख्या बल के लिहाज से नाम मात्र की नहीं, काम करने और आज़ादी के लिहाज से। संख्या बल तो मंत्रिमंडल में ठीक ठाक था उनका, हमने पुराने कुछ कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया है। सिंधिया को नेपथ्य में रहने की आदत बचपन से ही नहीं रही, क्योंकि वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। सबसे समृद्ध राजघराने के पहले वारिस और अब खुद राजा हैं। भले ही राजशाही ना हो, लेकिन उनके अंदाज में राजशाही दिखती तो है। उनकी चाल ढाल, बात करने का ढंग, सब कुछ राजसी अंदाज को झलकाता है। और ये सहज मानवीय गुण भी है। जिसने आंख खोलते ही जलवे देखे हैं उसे तो खून में अभिजात सी अकड़ मिलती ही है। इस सब के बावजूद उनके कुछ अंदाज ऐसे भी हैं जो उन्हें बेहद आम बनाते हैं। मसलन यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपको टाइम दिया है तो ये तय है कि निर्धारित समय से पहले वो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी मिलेंगे। मैंने उनके ढेरों इंटरव्यू मल्टीकैम शूट भी किए, कई बार 1-to-1 भी किया और कई बार लाइव भी किया उनके साथ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने नियत समय से आगे कभी इंतजार करवाया हो। यदि किसी वजह से उन्हें देर होती है तो फिर उनकी टीम का कोई एक व्यक्ति जरूर एक मैसेज कर जाता है कि इतनी इतनी देर हो जाएगी, ताकि आप पहले से मानस बना सकें। और नेताओं की तरह लंबा बैठाए रखने जैसा उनका स्वभाव कम से कम मैंने तो नहीं देखा। बाकियों के लिए हो सकता है रहा हो अनुभव अलग। बहरहाल दूसरी जो बड़ी दिलचस्प बात मैंने देखी, वे 9 तपे में भी अपनी गाड़ी में एसी नहीं चलाते। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, यहां साझा करता हूं उसको। संभवतः 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का ये किस्सा है। बहुत पुराने दौर से मीडिया का चुनाव के वक्त एक कार्यक्रम चलता आ रहा है, आप सबने देखा होगा। हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं कि बड़ा सनातनी चलन है मीडिया का। नेताजी के साथ एक दिन, अलग अलग नाम से, मतलब हर अखबार भी करते हैं, टीवी भी करता है। तो मैं उसी की कवरेज के लिए मैं गया चंदेरी में। मुझे याद है हमने पहले 3 कैम शूट किया, बाकायदा उनको बैठाकर। बाद में कुछ सभाएं कवर की। वैरायटी ऑफ शूट के चलते एक इंटरव्यू में गाड़ी में करना चाह रहा था। सिंधिया अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। मैंने पीछे की सीट में मेरे बराबर बैठने का अनुरोध उनसे किया। उन्होंने वजह बताई कि मैं आगे की सीट में इसलिए बैठता हूं ताकि आज सामने जो वोटर उन्हें मिलते जाते हैं उससे मैं कनेक्ट होता रहूं, इसलिए मैं पीछे की सीट में नहीं बैठता। हालांकि इसके मायने कुछ लोगों ने बाद में बताए कि वो सीट शेयर नहीं करते महाराजा वाले भाव के कारण। अब क्या सच और क्या झूठ है ये तो वही जाने, लेकिन ठीक है, मैं पीछे की सीट में था, वो फ्रंट सीट में थे ड्राइवर के बगल में। मुझे इंटरव्यू करना ही था। भीषण गर्मी के दिन थे, मुझे याद है। हमारे कैमरा सहयोगी संजय पांडे सज्ज हुए। थोड़ी देर गाड़ी चली तो खुली हुई कांच से लू अंदर आ रही थी। मैंने सिंधिया जी से कहा कि भाई साहब विंडो ऊपर कर लीजिए, नॉइज बहुत आ रहा है। उन्होंने कहा यदि विंडो ऊपर कर लेंगे तो हम 1 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे। मैंने पूछा क्यों, गाड़ी में एसी बंद है क्या? उन्होंने कहा कि प्रवीण मैं गाड़ी में एसी कभी नहीं चलाता। लगभग खोलते हुए से माहौल में अंदर हमने उनका इंटरव्यू किया और बाद में विनम्रता से मैंने कह दिया कि मुझे आगे उतार दीजिए प्लीज़, मेरी गाड़ी पीछे चल रही है, मैं उसमें आ जाऊँगा। उन्हें भी शायद मन में तब लगा होगा कि मैं राजघराने का हूँ, ये आम आदमी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा सुकुमार तो ये है। खैर, उसके बाद जब वे तंग गलियों में प्रचार के लिए गए तो हमने उन्हें मोटरसाइकिल से फॉलो किया जो लोकल कार्यकर्ता की थी। अचानक सिंधिया जी ने पकड़ा माइक और कहा कि आपने ढेरों इंटरव्यू लिए हैं, आज मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। कई तरह के सवाल उन्होंने हमसे किए कि हमारी तो मजबूरी है सड़कों पर धक्के खाना, आपको आज धूप में धक्के खाना कैसा लगा? राजनेताओं की मेहनत को लेकर तो आप लोग यानी मीडिया कई बार कमतर करके आंकते हो।
आज बताइए क्या हमारी मेहनत कम थी? ऐसे बहुत सारे उन्होंने सवाल किए और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो एक वाकया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ साझा किया। सिंधिया कांग्रेस से असहज होकर बीजेपी में आए, उसकी पृष्ठभूमि महीनों से तैयार हो रही थी। चुनाव के बाद एक राजनेता जो उस वक्त बीजेपी में बहुत बड़ा कद रखते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि देखना गिरेगी सरकार। मेरे इस सवाल पर कि कौन बड़ा नाम आएगा, उन्होंने कहा कोई भी, सिंधिया भी आ सकते हैं। तब ये बात सुनने में इतनी अविश्वसनीय लगी कि मैंने उनके मुंह में ही कह दिया, मजाक बनाते हुए, कि गजब मुंगेरी लाल टाइप के सपने देखते हो यार आप लोग तो। बाद में हुआ भी वही। सिंधिया को बचपन से आदत ऑर्डर देने और तत्काल उसके पालन करवाने की है। जब तक वे कांग्रेस में थे, कम से कम उनके इलाके में तो ये अमल में भी आता था। बाकी मसलों में भले ही राजनीति हो, लेकिन ग्वालियर चंबल में तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। कमलनाथ भी नहीं कर पाते थे उस समय। मगर असहज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। अब उनके लोगों के मंत्री पद छोड़कर जाने की बात कर लेते हैं। वो गए कैसे, ये एक पूर्व के कार्यक्रम में मैं कई बार बता चुका हूं, लिहाजा क्यों दोहराव करूंगा। आज सिर्फ उनके जाने और उसके बाद की परिस्थितियों की मीमांसा कर लेते हैं। उस समय प्रदेश बीजेपी और समूचा सिंधिया खेमा ये प्रचारित करता रहा कि मामूली बात नहीं है, लोग तो छोटा मोटा पद नहीं छोड़ते। यहां लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, कहा गया ये सिद्धांतों की लड़ाई है। ये कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सिंधिया के कद को छोटे किए जाने की नाराजगी थी। जो लोग गए, उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह की कार्यप्रणाली का पता था। उन्हें पता था कि अगर वो सरकार बनाने में हाथ डाल लेंगे तो बनाकर ही मानेंगे। उनके तो बहुत सारे जोक चलते हैं कि अगर वो श्रीलंका और पाकिस्तान में भी चाह ले तो गवर्नमेंट बना देंगे। तो वहां नतीजा उनके मुताबिक ही आता है। यानी ये इस्तीफा कुछ दिनों का ब्रेक था मात्र। सभी मुतमईन थे कि सत्ता भोगने मिलेगी ही, भले ही कुछ वक्त लगे। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि कैरियर दांव पर लग जाएगा, क्योंकि लगना था ही नहीं। सिंधिया ने अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को समर्थन देने का सोचा था, ये उनके कुछ करीबी बताते हैं। लेकिन उनके जहन में अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की नाराजगी और पार्टी छोड़ने के बाद उनका वापस पार्टी में आने का घटनाक्रम याद आया होगा उन्हें। दूसरा, यदि वे अलग पार्टी बनाते तो फिर सभी समर्थकों को चुनाव लड़ाते, बहुत सा पैसा श्रम उसमें जाया होता। जाहिर बात है कि फिर पूरा पैसा सिंधिया जी को देना पड़ता, और इसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो जीतेंगे भी या नहीं। ऐसे में आसान रास्ता था, उफनती लहराती नदी बनकर समंदर में जा मिलो। क्यों अपनी अलग राह लो? ऐसी नदी क्यों बनो जिसके आगे चल के सूखने की संभावना हो? दूसरा, ये जितने भी लोग आए थे, ये सभी केयर ऑफ सिंधिया थे, हैं, और उनमें से कुछ शायद हमेशा रहेंगे भी। वैसे राजनीति में इतने दम से दावे नहीं किए जाते, क्योंकि यहां सब कुछ होता है नैतिकता को छोड़कर। यहां सब स्वार्थ से जुड़ते हैं। फिर भी कुछ नेता हैं जिनकी सियासी वल्दियत महल है और उनकी सियासत महल के रहमो करम पर ही चलती है, लिहाजा ये दावा मैंने यहां पर कर दिया। यदि वे इंडिविजुअल आइडेंटिटी बने तो उनके जोखिम बहुत अधिक हैं। सिंधिया बीजेपी में उस नई बहू की तरह आए जो ससुराल आती है तो मायके की शान शौकत का प्रभाव साथ लेकर आती है, दहेज भी खूब लाती है। पूरा ससुराल शुरुआत में बहू के आभा मंडल में रहता है, मगर चूंकि परिवार बेमेल होते हैं तो कुछ महीनों सालों के बाद ससुराल पक्ष के व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त सिंधिया पूरे दल बल के साथ बीजेपी में आए, उस दिन मैंने अपने डिबेट के शो में बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता से प्रमुखता से यही सवाल किया था कि ये नए मेहमान दूध में पानी की तरह एकाकार हो जाएंगे या फिर पानी में तेल की तरह ऊपरी सतह पर ही तैरते रहेंगे। अभी इस समय सिंधिया बीजेपी के साथ भी बहुत सहज तो नजर नहीं आ रहे। उनके खास सिपहसालार प्रद्युम्न तोमर ने पिछले दिनों सार्वजनिक तौर पर यह बयान भी दिया कि अब आपको कुछ कॉल लेने की जरूरत है महाराज साहब। बीजेपी की एक खूबी है, वो अपने घर बाहरी लोगों को लाती तो बहुत धूमधाम से है, लेकिन बाद में धूम को अलग करके उनके पुराने धाम पहुंचाने जैसा प्रयास करने लगती है। बीजेपी ने पहले सिंधिया की भूमिका जो सोची थी वो राहुल गांधी की काट के तौर पर सोची थी। राहुल की वयस्क के हैं, ये एक साथ पढ़े हुए भी हैं, वैसे ही अंग्रेजीदां हैं, पहचान देशव्यापी है, उनके किचन डाइनिंग हॉल तक पहुंच रखने वाले हैं। जब उन्हीं को एक्सपोज करेगा ऐसा कोई व्यक्ति तो बीजेपी को मजा आ जाता।
मगर चुनाव के दौरान सिंधिया ने राहुल प्रियंका पर व्यक्तिगत हमले करने से परहेज किया। प्रियंका राहुल से उनकी दोस्ती कभी बहुत अच्छी थी, हो सकता है अब भी अच्छी हो, लेकिन बीजेपी को अब सिंधिया की असाधारण उपयोगिता समझ नहीं आ रही है, ऐसा भाजपा के व्यवहार से लगता है। हालांकि सच क्या है ये तो अभी कुछ क्लियर होता नहीं पॉलिटिक्स में। 2023 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 16 सीटें कांग्रेस जब ले गई, तब इलाके में उसके पास कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं था जो महल के मुकाबिल खड़ा हो सके, उसके बावजूद भी सीटें आ गई। चूंकि विवाह के प्रसंगों का ही उदाहरण मैंने ऊपर लिया है, उसी अंदाज में बात को आगे बढ़ाएं तो ऐसा दिख रहा है कि सिंधिया के साथ बीजेपी अब सिर्फ दाम्पत्य को मात्र बचाए रखना चाह रही है। ग्वालियर चंबल में जिनकी पूरी राजनीति महल का विरोध करते बीती, वे नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, हालांकि प्रभात जी तो अब दिवंगत हो गए। सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाने में उनकी जुबान भला पलटेगी कैसे, क्योंकि वे तो शुरुआत से ही सिंधिया हाय हाय करते आए। सतह में शांति भले दिख रही हो, लेकिन खींचतान वहां चरम पर है। नरेंद्र तोमर भले ही पद के लिहाज से मार्गदर्शक मंडल की तरफ कर दिए गए हों, लेकिन वे सिंधिया जी की राह के रोड़े तो हैं। अभी कुछ महीने पहले हुए श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सिंधिया प्रचार के लिए नहीं भेजे गए या गए नहीं, कुछ क्लियर नहीं हुआ। जो भी मसला हो, एक बात का जिक्र और जरूरी है, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसमें एक पंक्ति अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सिंधिया राजघराने पर तिल की तरह से चिपक कर रह गई ये कविता। शरीर में जो तिल होते हैं वो कष्ट नहीं देते, उनके छूने से दर्द नहीं होता, वहां खुजली भी नहीं होती, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मिटाए भी नहीं जा सकते। हालांकि आजकल के दौर में टैटू वेटू बनवा के आप मिटा सकते हो, लेकिन चिपका तो है तिल की तरह। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ऐसी ही कालजयी हो गई सिंधिया परिवार के लिए। अब उसे लेकर सिंधिया राजघराने से सवाल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जिक्र तो निकल ही आता है। एक बार मुझे याद है, शिवराज जी जब दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे तो हिंदी के पाठ्यक्रम से सिर्फ इतनी ही लाइन हटवाई गई थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया वाली। मैं तब किसी और चैनल में था, हमने खबर की कि सिलेबस में कविता से ये लाइन कैसे गायब हुई। बाद में शिवराज जी का भी रिएक्शन आया कि ये कहाँ किस स्तर की चूक हुई है, क्या ये प्रूफ की गलती है, उसको दिखवाया जाएगा, ये लाइन नहीं हटेगी। सिंधिया के बेटे महान आर्यमन इन दिनों पिता की विरासत संभालने को तैयार है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत खुलकर इस कविता पर बात की और अच्छे से तथ्य रखे, इससे उनकी परिपक्वता भी दिखाई दी। एक बड़ा दिलचस्प वाकया मुझे याद आता है। सिंधिया ने एक बार, संभवतः अक्टूबर 2020 की ये बात होगी, जब कांग्रेस सरकार गिरने के बाद उपचुनाव हो रहे थे, उन सीटों पर जो सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के कारण ही खाली हुई थी, जो हमने पहले जिक्र भी किया, तो सिंधिया ने अपने भाषण की शुरुआत ऐसे ही की, हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं और मेरी मालिक जनता है। फिर दोहराया, हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है और उसकी रक्षा करता है। तीसरी बार फिर दोहराया, हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं और मेरे मालिक की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो मैं आपको काट भी लूंगा। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए, कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। अब सिंधिया जैसे जहीन राजनेता के मुंह से शब्द क्यों निकले, इसकी वजह बता देता हूं। एक दिन पहले कमलनाथ के साथ मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णन थे। जगह शायद अशोकनगर जिले की कोई विधानसभा सीट रही होगी, ठीक से याद नहीं है मुझे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन और कमलनाथ ने सिंधिया के लहजे की मिमिक्री की और कुछ ऐसे संकेतों में भाषा का स्तर इतना गिराया कि ऐसे झलक रहा था कि जैसे उन्हें कुत्ता कह रहे हो। साफ नहीं कहा, लेकिन तुलना में सभी को समझ में आ गया। अगले दिन सिंधिया ने उसी का जवाब ऐसे दिया जो मैंने अभी उसका जिक्र किया। उस उपचुनाव में भाषाई मर्यादा बुरी तरह टूटी थी। उसी चुनाव में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया था। बहरहाल
मौजूदा दौर में सिंधिया को बीजेपी के अंदर असहज या ज़्यादा ताकतवर ना समझकर यदि आप कोई आकलन अपने मन में बना रहे हैं कि क्या सिंधिया की कांग्रेस में वापसी संभव है, तो शायद आप जल्दबाजी करेंगे। हालांकि जल्दबाजी सिंधिया जी ने भी कांग्रेस छोड़ने में की। राहुल और प्रियंका दोनों एमपी की बुजुर्ग होती कांग्रेस से खुश नहीं थे। तय था कि कमान आनी तो थी सिंधिया के पास ही। संभव है कि पार्टी की यदि सरकार कभी बनती तो सिंधिया मुख्यमंत्री भी बनते, लेकिन नियति है, ले जाती है जहां वहां कर ले जाना होता है। आने वाले वक्त में सिंधिया को कहां स्थापित कर देगी यही नियति, ये भी कोई नहीं जानता। हो सकता है बीजेपी में ही वो किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं। अब एक नजर डाल लेते हैं सिंधिया के अब तक के पूरे सियासी सफर पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 का हुआ था। सिंधिया माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं, जैसे हमने बताया पहले से, और जीवाजी राव सिंधिया के पोते हैं, जो भारत के ब्रिटिश राज के दौरान ग्वालियर रियासत के अंतिम शासक थे। ज्योतिरादित्य 1971 में कुछ समय के लिए ग्वालियर के क्राउन प्रिंस थे, जब तक 1971 में सरकार द्वारा राजघरानों के प्रिवी पर्स और उपाधियों को समाप्त नहीं कर दिया गया। सिंधिया की शिक्षा कैंपेन स्कूल मुंबई और दून स्कूल देहरादून में हुई। दून स्कूल में ही सिंधिया राहुल गांधी के समकालीन थे, जैसे मैंने कहा कि भाई इसलिए उनकी दोस्ती भी है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 1993 में अर्थशास्त्र में BA की डिग्री हासिल की। 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। उनकी मां माधवी राजे सिंधिया नेपाल के शाही परिवार से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विवाह प्रियदर्शनी राजे सिंधिया से हुआ है, जिन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई और बाद में सोफिया कॉलेज से पढ़ाई की है। पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए और 24 फरवरी को उन्होंने गुना में हुए उपचुनाव में बीजेपी के देशराज सिंह यादव को लगभग 4.5 लाख मतों से हराया। मई 2004 में उन्हें फिर से चुना गया। 2007 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल हुए वो। फिर उन्हें 2009 में लगातार तीसरी बार चुना गया, तब वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने और बाद में कैबिनेट फेरबदल में ऊर्जा के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। वे यूपीए सरकार में सबसे अमीर मंत्रियों में से एक थे। 2014 में सिंधिया गुना से चुने गए। 2019 में वे केपी सिंह यादव से हार गए थे। उस केपी यादव से जो कभी सिंधिया के साथ सेल्फी लेकर उसे बड़े गर्व से सोशल मीडिया में अपलोड करते थे। आपने देखी होगी वो फोटो जिसमें सिंधिया अपनी गाड़ी में बैठे हैं और बाहर से ऐसे हाथ दूर करके सेल्फी ले रहे हैं यादव जी और गदगद हैं। मगर समय पलटा तो सिंधिया उन्हीं के हाथों पराजित हुए। खैर, 2019 में उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश पश्चिम के लिए प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़ी, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने तब एक बयान जारी करके दावा किया था कि उन्होंने छोड़ी नहीं, हमने उन्हें बर्खास्त किया है। ये होता है अक्सर, अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए एक उपक्रम है। उसके अगले दिन यानी 11 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। 19 जून को सिंधिया मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद चुने गए। 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्हें दूसरे मोदी मंत्रालय में सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। फरवरी 22 में यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण आपको याद होगा, तो यूक्रेन के भारतीय नागरिकों की निकासी की जो देखरेख के लिए दल बना, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें विशेष दूत बनाया था। ऑपरेशन गंगा उसका नाम था और बहुत सारे वीडियो उसमें आपने देखे होंगे कि सिंधिया ने सब छात्रों से बात की जो भारतीय पेशेवर थे, उनसे बात की, उन्हें सुरक्षित निकाला। सिंधिया क्षेत्रीय मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ग्वालियर का जो इनका सिंधिया स्कूल है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी अध्यक्ष हैं, जिसकी प्रतिस्थापना उनके परदादा माधवराव सिंधिया ने 1897 में की थी, अंग्रेजों के वक्त। वे दिल्ली कॉलेज के वंशानुगत संरक्षक भी हैं, जिसकी स्थापना 1870 में मराठों, राजपूतों और बुंदेलों की मध्य भारतीय रियासतों के राजघरानों, कुलीनों और अभिजात्य वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। वे माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के भी अध्यक्ष हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बहुत सारी आपसे बातें की। अगले हफ्ते किसी खास शख्सियत के बारे में, किसी खास इलाके के बारे में, किसी खास विषय को लेकर आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए BSTV।